हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एमसीक्यूज़ को लेके। और आज जो हम मेन फोकस करेंगे एमसीक्यूज़ से रिलेटेड वो करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। देखो, मैं साथ-साथ में आपको बताते भी चलूँगा, रिवाइज़ भी करते चलेंगे टॉपिक को और क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है क्या कि व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर डज हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैव। ठीक है, तो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इसमें किस तरीके का लेजिस्लेचर है। ठीक है, क्या बाई कैमरलिज्म है, ट्राई कैमरलिज्म है, यूनी कैमरलिज्म है या मल्टी कैमरलिज्म। देखो, बाई का मतलब होता है 2 और कैमरल का मतलब होता है हाउस। ट्राई का मतलब 3, कैमरल का मतलब हाउस, यूनी का मतलब 1, कैमरल का मतलब हाउस, मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा और कैमरल का मतलब हाउस। तो हिमाचल प्रदेश में जो लेजिस्लेचर है वो किस तरीके का है। ठीक है, देखो हिमाचल प्रदेश में ना ऐसे याद रखे, ऐसे याद रख लो कि इंडिया के कुछ ही यहाँ पे स्टेट हैं, पर्टिकुलरली स्टेट है जिनमें क्या है हमारे पास बाई कैमरलिज्म हाउस है। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता क्या है, जहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जहाँ पर दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहली तो हमारे पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी बात क्या हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये दो बातें हमारे पास क्या है, जैसे सेंट्रल में बाईकैमरलिज्म है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही किसी किसी स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही होती है पर साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यहाँ पर होता है। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारे पास मतलब सिंगल हाउस, जब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होगी। देखो, पहली प्रायोरिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो इसके हम कहते हैं यूनिकैमरलिज्म। ठीक है, यूनिकैमरलिज्म या यूनिकैमरल हाउस। ठीक है, और जब हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही आपके पास किसी स्टेट में होंगी, इसको हम बोलते हैं विधानसभा और इसको हम कहते हैं विधान परिषद। जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होंगे तो उसको हम कहेंगे बाई कैमरल हाउस। ठीक है, बाई कैमरल हाउस क्या, बाई कैमरलिज्म का मतलब हुआ क्या कि उस पर्टिकुलरली स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही है बट उसके साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यहाँ पर है। तो कुछ ही यहाँ पर स्टेट हैं जिनके पास क्या है, आपके पास बाई कैमरलिज्म है, बाकी सब के पास क्या है, यूनिकैमरलिज्म। ठीक है, तो देखते हैं किस किस के पास बाई कैमरलिज्म है। यहाँ पे कुछ स्टेट हैं, देखो हमारे पास पहला स्टेट है आपके पास तेलंगाना। ठीक है, सेकेंड वन इज द बिहार। ठीक है, तीसरा हमारे पास, देखो पहले जम्मू कश्मीर भी था बट जम्मू कश्मीर से अब ये हट गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है हमारे पास कर्नाटका, उसके बाद हमारे पास आंध्र प्रदेश और आपके पास लास्ट जो है वो है मध्य प्रदेश। तो इन ही स्टेट के पास क्या है हमारे पास, ठीक है, इन सब के पास, ठीक है, जम्मू कश्मीर से तो हट गया है, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पूरे के पूरे इंडिया में स्टेट हैं जिनमें कौन सा हाउस है, बाई कैमरलिज्म यहाँ पे हाउस है या बाई कैमरल, यहाँ पर बाई कैमरलिज्म देखने को यहाँ पर मिलता है। बाकी जितने भी हमारे पास जो स्टेट हैं, कितने स्टेट बचे हमारे पास, 22 स्टेट। अभी आपको सबको पता है कि 28 स्टेट हैं। तो हमारे पास जो 22 मतलब जो 22 हैं सबके पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हिमाचल प्रदेश भी क्या है, एक यूनिकैमरलिज्म है, मतलब हिमाचल प्रदेश में भी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो याद रख लेना हिमाचल प्रदेश में कैसा हाउस है, यूनिकैमरलिज्म यहाँ पर हाउस है, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसको हम हिंदी में दूसरे किस नाम से जानते हैं, विधानसभा के नाम से यहाँ पर हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या था, यूनिकैमरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर इज द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली लोकेटेड। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पर है। देखो, हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है, शिमला में। और ये जो बिल्डिंग थी ना शिमला में, ये कब बनी थी, ये बनी थी 1925 में, 1925 में। और ये जो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव बिल्डिंग जो बनाई गई है वो बनाई गई है लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग हमारे पास इंडिया के वायसराय थे जिस टाइम पे, ठीक है, 1925 के टाइम पे। और यही हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग है उसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कही जाए हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो यहाँ पर 68 मेंबर्स होते हैं।
ठीक है, और सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब सारे के सारे क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा। ठीक है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हेड कौन होता है, हेड होता है स्पीकर। ठीक है, हेड होता है स्पीकर, और साथ साथ में डिप्टी स्पीकर क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। अगर पूछा जाए कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली की गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तो गवर्नमेंट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, बट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड होते हैं वो होते हैं कौन, स्पीकर। और किसी भी इंडिया के लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बात हुई है, उसके स्ट्रक्चर की जो बात हुई है वो हुई है आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 या अनुच्छेद 170 क्या बोलता है कि हर एक स्टेट में या ईच स्टेट में क्या होगा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और साथ में इस लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रक्चर में ही क्या कहा गया, जो मेंबर होंगे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इनडायरेक्टली, बट हिमाचल प्रदेश में 68 के 68 डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे, 5 साल के लिए यहाँ पर इलेक्ट किए जाएंगे। 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, ये कहा गया आर्टिकल 172 में। अनुच्छेद 172 में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे 5 साल के इलेक्ट होंगे। और कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होंगे, अनुच्छेद 172 या तो आर्टिकल 172 के अकॉर्डिंग यहाँ पर होंगे। और एक कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड कौन होगा, स्पीकर या तो डिप्टी स्पीकर होगा। और इसकी बात यहाँ पर कहाँ पर कही गई, अनुच्छेद 178 में, 178 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दी प्रोविजन ऑफ द आपके पास स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 5-6 बातें यहाँ पर आपने क्या करनी है, ख्याल पे रखनी है। अगर इनके मेन फंक्शन की बात कही जाए, क्या फंक्शन होता है इनका, तो इनका फंक्शन होता है क्या, टू मेक लॉज। ठीक है, क्या करना, टू मेक लॉज। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स, तो लोगों की भलाई के लिए क्या बनाने, लो बनाना, कानून बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव इस वर्ड का मतलब है ही क्या, कानून बनाओ। ठीक है, तो कानून बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जो मेन फंक्शन है। तो बोल रहा है कि वेयर इज द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लोकेटेड कहां पर है, तो ये लोकेटेड आपके पास शिमला में। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग दैट हाउस ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव की जो असेंबली है, इसका जो बिल्डिंग है किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बिल्डिंग बनाई गई है लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। और ये लॉर्ड रीडिंग इसकी बिल्डिंग को कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, 1925 में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट, कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 1951 में। और इस टाइम पे जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 36 सीट्स पे, 36 सीटों पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। और पहली बार जो सरकार बनती है वो बनती है 24 मार्च 1952 को। 24 मार्च 1952 को सरकार बनती है। और पहली बार क्या होता है, 24 सीटें, 24 सीट जीती है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी 24 सीटें जीती है और पहली बार सरकार बनाती है। और पहले सीएम जो बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो बनते हैं आपके पास डॉक्टर वाईएस परमार। ठीक है, डॉक्टर वाईएस परमार जो सिरमौर से थे, वो क्या बनते हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले सीएम बनते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर कौन बने थे, तो जयवंत कुमार क्या बने थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर बने थे। और अगर फीमेल स्पीकर के बारे में बात कही जाए, तो विद्या स्टॉक करके हमारे पास क्या बनती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली फीमेल स्पीकर यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है क्या कि अभी के प्रेजेंट के स्पीकर कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास बता देना कमेंट बॉक्स में कि अभी के स्पीकर यहाँ पे कौन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपके पास कि इन विच ईयर बिल्डिंग फॉर द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्ट्रक्टेड। तो किस टाइम पे ये बनाई गई थी तो हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग है, ये 1925 में 1925 में बनाई जाती है बाय द लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 68। और सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, डायरेक्टली ये इलेक्ट होते हैं।
और कितने साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है? 5 साल के लिए इनको क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 172 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन यहाँ पर कहा गया है। भारत के संविधान 172 के अकॉर्डिंग ये बातें हुई हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर मेंबर ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, तो 5 साल के लिए क्या किए जाते हैं? इलेक्ट इनको किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास बात है, देखो यहाँ पे कुछ प्रोविजन मैंने अभी जो आपको आर्टिकल बताए उनका एक बार और रिवाइज यहाँ पर कर लेते हैं। आर्टिकल 170 के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं। ठीक है, ये तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 5 ईयर के लिए। देखो आर्टिकल 170 में क्या कहा गया है? कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी स्टेट में क्या किया जाएगा? एक लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या किया जाएगा? कंपोज किया जाएगा, बनाया जाएगा। और अनुच्छेद 72 में 172 में क्या कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे? 5 साल के लिए, अनलेस डिसॉल्व अर्लियर, जब तक उसको डिसॉल्व ना कर दे बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, रिस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द स्टेट। और आर्टिकल 174 क्या कहता है कि रिक्वायर स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट एट लेजिस्लेटिव ट्वाइस ईयर विद मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन द 2 सेशन। इसमें क्या कहा गया कि क्या करना है आपके पास? एट लीस्ट हमने 2 बार तो ट्वाइस ईयर, एक साल में 2 सेशन तो रखने ही रखने हैं। वैसे नॉर्मली 3 सेशन होते हैं, बट 2 बार तो आपको मिलना ही पड़ेगा। और आपके पास विद नो मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन आपके पास सेशंस, कि इन दोनों जो सेशंस होंगे इनके बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। तो कम से कम आपको एक साल में 2 बार यहाँ पर ये पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। और आर्टिकल 178 तो मैंने आपको बता दिया, जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में यहाँ पे पावर, उनकी पावर एंड फंक्शन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोल रहा है कि हु इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो याद रख लेना लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर, बट सरकार के हेड होते हैं कौन? चीफ मिनिस्टर। और पूरे के पूरे स्टेट के जो हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। ठीक है, तो आर्टिकल आपने 164 के बारे में यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। चीफ मिनिस्टर के साथ है, स्पीकर आपके साथ 178 और डिप्टी स्पीकर भी 178 के बारे में यहाँ पर आपको डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ और बातें हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पीकर जो है हमारे पास, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो किस आर्टिकल के अंडर डिफाइन है? वो है आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान 178 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात कही गई। और आर्टिकल 164 बात करता है चीफ मिनिस्टर की पावर के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया कि गवर्नर जो होगा ना रिस्पेक्टिव स्टेट का, वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट टू द मिनिस्टर। एक तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, साथ साथ में मिनिस्टर्स को भी यहाँ पर अपॉइंट करेगा। सिमिलर एज आर्टिकल 74 एंड 75, जैसे 75 में कहा गया है वैसे ही यहाँ पे 164 में कहा गया है। 75 में क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, साथ साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी। ठीक है, तो यहीं पर सेम बात, मतलब जहां पे वो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे सीएम। तो यहाँ पे अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नर। ठीक, और साथ साथ में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर क्या करेगा? अपॉइंटेड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। और आर्टिकल 163 में जैसे वहां पे 74 में कहा गया एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमरी एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वैसे ही अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया कि गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, कि जो गवर्नर को जो एडवाइज करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे हमारे पास क्या, कौन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और अगर गवर्नर क्या कहे, अगर इनकी बात ना माने तो इनके ऊपर इंपीचमेंट, या प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर की बात ना माने तो इंपीचमेंट यहाँ पर चल पड़ती है। ठीक है, इंपीचमेंट या जो हमारे पास जो प्रोसेस होता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि राज्यसभा में जो हमारे पास उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, ठीक है, उनके खिलाफ क्या किया हुआ है अपोजिशन ने, अपने जो एक आपके पास इंपीचमेंट यहाँ पर जो लाई हुई है। ठीक है, 14 डेज का प्रायर नोटिस जो दिया है, वो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर चल पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का मेन रोल है क्या? तो देखो इनका मेन रोल है क्या? टू मेक लॉज एंड ओवरसीइंग द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या करना?
लॉ को यहाँ पर क्या करना, बनाना। बट लॉ देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली तो सिर्फ एक बिल लाती है, उसको जो कंसेंट जो दिया जाता है, ठीक है, उसको जो एसेंट दिया जाता है, उसकी जो फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, गवर्नर। तो आफ्टर द एसेंट ऑफ द गवर्नर इट बिकेम द लॉज, ठीक है, मतलब इट बिकेम द एक्ट। ये जो बिल होते हैं यही क्या बनते हैं, आपके पास एक्ट यहाँ पर बनते हैं। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा क्या लाए जाते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली टू बिकम लॉ। कोई भी अगर बिल यहाँ पे लाया जाएगा तो उसको किस टाइप का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए कि वो क्या बन जाए, कानून बन जाए। तो अप्रूवल चाहिए होता है किसका, गवर्नर का, ठीक है। गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही क्या किया जाता है, कोई भी जो बिल है वो क्या बनता है, एक्ट बनता है किसी रिस्पेक्टिव स्टेट में या किसी भी स्टेट में। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में क्या होता है कि जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेसिडेंट से यहाँ पर अंडर द आर्टिकल 111, ठीक है, अनुच्छेद 111 के बाद उसको प्रेसिडेंट क्या करता है, अप्रूव यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की भी वहां पे 3 पावर होती हैं, उसको विदहोल्ड कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है, या तो पॉकेट वीटो का यहाँ पर यूज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द असेंबली इन स्टेट गवर्नेंस, की असेंबली का क्या रोल होता है स्टेट के गवर्नेंस का। तो देखो ये क्या करती है, पासेस द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पास नहीं करती है। अप्रूव स्टेट लॉज एंड होल्ड द गवर्नेंस अकाउंटेबल, ठीक है। कंडक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल तो इसका आ जाता है, और मॉनिटर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर नहीं करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अप्रूव स्टेट लॉज एंड होल्ड द गवर्नेंस अकाउंटेबल, ठीक है। ये अप्रूव करती है लॉज को और देखती रहती है कि सरकार इसमें अकाउंटेबल हो या नहीं हो, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी यहाँ पे सरकार को होना पड़ता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ हाउ आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चूजन, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं किसके द्वारा चूज किए जाते हैं, अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, नॉमिनेट, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाते हैं, इलेक्टेड। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है, वो आपके पास लोकल, आपके पास जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इंश्योर दैट प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रन स्मूथली। कौन ये इंश्योर करता है कि जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली की पूरी जो प्रोसीजर है उसको स्मूथली चलाया जाए। तो ये करते हैं स्पीकर, और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंग उनकी सारी की सारी पावर वगैरह यहाँ पर डिफाइन की गई होती है कि उनको जो स्मूथ तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पर चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट हैपन इफ द असेंबली पास अ बिल बट गवर्नर डज नॉट अप्रूव्ड इट, ठीक है। अगर गवर्नर उसको अप्रूव नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, या तो गवर्नर उसको क्या कर दे, वापिस कर दे बिल को, या तो क्या कर दे उसको रिकमेंडेशन के लिए मतलब वापिस कर दे, ठीक है, या तो अपने पास रख ले, या तो उसको क्या कर दे, आपके पास सिग्नेचर कर दे, या तो अप्रूवल दे दे। तो रिजेक्ट तो नहीं होता है, बिल इज सेंट बैक टू द असेंबली फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए चला जाते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कैन ओवरराइड द डिसीजन, इट बिकम लॉ आफ्टर द सर्टेन टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पे चला जाता है, बिल तब तक नहीं बन सकता है जब तक गवर्नर उसको क्या ना दे दे, अप्रूवल यहाँ पर ना दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन, ठीक है, बोल रहा है कि बताओ जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर है कि टू मेक लॉज, तो कहाँ कहाँ पर बना सकती हैं, सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट ओनली, सेंटर सब्जेक्ट्स ओनली, या स्टेट एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो देखो ये स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉज बनाते हैं। तो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आई होप सबको पता होगा, ठीक है। शेड्यूल 7 में यहाँ पर क्या बातें कही गई कि हम क्या करते हैं, किसी भी पावर को हम क्या कर देते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में तोड़ने के लिए इनको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, स्टेट में, ठीक है, सेंट्रल में ना बोलकर इसको कहते हैं हम यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और साथ साथ में हम इसको कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। तो इस यूनियन लिस्ट में हमारे पास जो पावर है वो 100 पावर, ठीक है, 100 सब्जेक्ट हैं, पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे। इस स्टेट लिस्ट में हमारे पास जो है वो है आपके पास 60
वो 1 पावर 61 सब्जेक्ट जो पहले 66 थे, ठीक है। और इस कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे पास कितने हैं, इसमें है हमारे पास 52, जो पहले हमारे पास कितने थे 47, ठीक है। तो पहले 47 सब्जेक्ट थे, अब कितने हो गए हैं 52। तो ये इस तरीके से पावर को डिफाइन किया गया है, जिसमें आपको आई होप पता होगा कि स्टेट में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं कि स्टेट इनके ऊपर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो स्टेट किस किस के ऊपर कानून बना सकती है, जैसे आपके पास क्या हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया, आपके पास पुलिस हो गया, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया, पुलिस हो गया। इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं इनके ऊपर क्या करती है स्टेट लिस्ट के यहाँ पे, या स्टेट क्या करता है, कानून बनाता है। यूनियन लिस्ट किस किस के ऊपर काम करता है, डिफेंस की पावर इनके पास होती है, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, ये सारी की सारी पावर इनके पास होती हैं आपके पास। यूनियन लिस्ट मतलब इनके ऊपर जो कानून बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं यूनियन लिस्ट। स्टेट आपके पास साथ में और इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, तो ये सारी की सारी पावर यूनियन लिस्ट के द्वारा यूज की जाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो यूज की जाती है पावर, वो स्टेट और यूनियन दोनों के ही द्वारा यहाँ पर क्या की जाती हैं, यूज की जाती है। या कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं दोनों ही आपके पास क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। और इनमें क्या क्या बातें हैं, इनमें है एजुकेशन की बात कही है, ठीक है, एजुकेशन के बाद आपके पास यहाँ पर बात कही है, साथ साथ में मैरिज की यहाँ पर बात हुई है, मैरिज के बाद यहाँ पर साथ साथ में डाइवोर्स की बात हुई है, डाइवोर्स के बाद यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस लिस्ट में आते हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। बट इन कॉन्करेंट लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, आपके पास सब्जेक्ट और यूनियन दोनों ही क्या कर सकते हैं, आपके पास कानून बना सकते हैं। बट अगर दोनों में क्या आ जाए आपके पास कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो फिर वहां पे यूनियन की यहाँ पे ज्यादा मानी जाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, ज्यादा तवज्जो देंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल हमने रखा है। और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज दी क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमारे पास क्या है, पावर तो दोनों के पास डिफाइन है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, हल्की सी यहाँ पर क्या है, ज्यादा पावरफुल है। और ये देखने को कहां पर मिलता है, इसी ही आपके पास शेड्यूल 7 की कॉन्करेंट लिस्ट में जहां पर देखने को मिलता है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया के आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बातें उठाई हुई हैं। साथ में प्रेसिडेंट भी इसका एक एग्जाम्पल है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और एक सुप्रीम कोर्ट भी क्या है इसका आपके पास एग्जाम्पल है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जस्टिस तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं वो सबसे सुपीरियर यहाँ पर मानी जाएंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल आप सभी को ही पता होंगे 52 से लेकर 62 तक, और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल बात करते हैं अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपने रिलेट करके यहाँ पे इजीली से समझ सकते हो, और यहाँ पर इजीली से सारी की सारी चीजें आपको लर्न भी यहाँ पे हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द असेंबली टू अप्रूव द स्टेट बजट, कि स्टेट के बजट के लिए किस किस का अप्रूवल चाहिए होता है। तो अप्रूवल के लिए मतलब ये आपके पास इन्हीं का ही काम है, प्रेसिडेंट का कोई अप्रूवल नहीं, गवर्नर का कोई अप्रूवल नहीं। अगर बजट लाना है तो मेजोरिटी वोट चाहिए असेंबली में, और इंट्रोड्यूस कर दो 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट, ये कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें पता होंगी कि किस तरीके से बिल वगैरह लाया जाता है, क्या 2/3 मेजोरिटी होती है, क्या सिंपल मेजोरिटी होती है। तो देखो आज के हम लेक्चर में एक और सेशन करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये मेजोरिटी सिस्टम चलता है, 2/3 क्या होता है। मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट की भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। और जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी स्पेशल मेजोरिटी लगती है कहाँ पे, राज्यसभा में। बट सिंपल मेजोरिटी कहाँ पर आती है हमारे पास, लोकसभा में। अलग अलग तरीके से अलग अलग बिल में डिफाइन किया गया है कि कहाँ कहाँ पे किस किस में यहाँ पर क्या करेगा, मेजोरिटी का यूज किया जाएगा। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही सही से नहीं लिखा गया है कि कौन सी मेजोरिटी कहाँ पर यूज की जाएगी अप्रोप्रिएट तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंबली डिबेट्स लॉज रिलेटेड टू, कि असेंबली के जो डिबेट्स होते हैं ना किससे रिलेटेड होते हैं, क्या नेशनल डिफेंस से रिलेटेड होते हैं क्या। नेशनल तो कौन देखता है आपके पास, नेशनल डिफेंस तो कौन देखता है, नेशनल डिफेंस दिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखो एजुकेशन जो हमारे पास है तो ये देखो ये देखती है कॉन्करेंट लिस्ट में, हेल्थ केयर कहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेट लिस्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेट लिस्ट में, फॉरेन पॉलिसी कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपके पास स्टेट लिस्ट में।
तो इसमें बोल रहा है कि असेंबली किसके ऊपर डिस्प्यूट कर सकती है, तो इन सब चीजों के ऊपर क्या कर सकती है, असेंबली डिस्प्यूट यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, शेड्यूल 7 के अंडर यहाँ पर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो बातें कही गई हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि विच गवर्नमेंट फंक्शन इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द असेंबली। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डायरेक्टली असेंबली के द्वारा देखा जाता है, तो डायरेक्टली आप सबको पता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या लेजिस्लेटिव एक्शंस एंड बजट एलोकेशन। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो ये तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, टैक्स कलेक्शन भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म तो आपके पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, ठीक है, पार्लियामेंट का किस्सा है, तो ये नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु कैन इंट्रोड्यूस द बिल इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा कर सकते हैं, गवर्नर के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट का कोई हिस्सा नहीं है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हम MLA के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन के ऊपर डिस्कशन होता है, ठीक है, वोटेड होता है, ठीक है, डिस्कशन होती है, देन उसको क्या किया जाता है, पास यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर द असेंबली बिल पास, कि क्या होता है कि अगर बिल पास हो जाए तो हो क्या जाता है, डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाता है क्या, इट्स सेंट टू द गवर्नर फॉर इट्स अप्रूवल, गवर्नर के पास जाता है अप्रूवल के लिए, और आफ्टर द गवर्नर अप्रूवल इट बिकेम्स द एक्ट। ठीक है, ये क्या बन जाता है, गवर्नर की अप्रूवल के बाद क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन लॉ मेकिंग प्रोसेस असेंबली। पहला प्रोसेस होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, ठीक है, डिबेट एंड वोटिंग सेकंड चीज, और तीसरी चीज हमारे पास गवर्नर का अप्रूवल। तो ये तीन कंडीशन इकट्ठी ही चलती हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, डिबेट एंड वोटिंग होगी, फिर गवर्नर का अप्रूवल यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब मेजोरिटी से पास तो होना ही चाहिए, तो वो अलग यहाँ पे बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोल रहा है कि हाउ डज द असेंबली होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, की कैसे असेंबली क्या करती है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। ठीक है, तो बाय पासिंग लॉ, थ्रू जुडिशियल ऑर्डर, बाय क्वेश्चनिंग एंड डिबेट्स, बाय अप्रूविंग इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो बाय क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, तो क्वेश्चन और डिबेट जब होती है, जब ऑपोजिशन डिबेट करता है या क्वेश्चनिंग करती है, तो उसी से ही क्या बनती है, गवर्नमेंट बिकेम्स द मोर अकाउंटेबल, ठीक है, फॉर द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन और डिबेट से ये मोर अकाउंटेबल बनती है कि किस तरीके से आप इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का ऐसा कौन सा फंक्शन नहीं है। तो बोल रहा है अप्रूविंग द स्टेट बजट है, मेकिंग पॉलिसीज फॉर द लोकल गवर्नेंस, बिल्कुल, कंडक्टिंग इलेक्शन इन द पार्लियामेंट, नहीं इलेक्शन थोड़ा ना कंडक्ट करवाते हैं, डिस्कसिंग मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखो अप्रूव यहाँ पर स्टेट बजट यहाँ पर देते हैं, अप्रूवल करते हैं स्टेट बजट को, लॉज यहाँ पर बनाते हैं, और डिस्कशन मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, और सारे के सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड हमारे पास जितने भी मैटर होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस यहाँ पे किया जाता है। तो बोल रहा है कि नॉट अ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट ये इनका फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द असेंबली रिप्रेजेंट, की असेंबली क्या रिप्रेजेंट करती है, इंटरेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा ना करेगी, द विल ऑफ द पीपल ऑफ द हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश की जनता क्या चाहती है, तो इंटरेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश सिटीजन्स की, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश की जनता क्या चाहती है, वही उसी टाइप के बिल यहाँ पे लाए जाते हैं। जुडिशरी का कोई काम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड, ठीक है, कि जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो क्या काम करते हैं या किस तरीके से उनको नॉमिनेट या इलेक्ट किया जाता है। तो याद रख लेना, उनको किया जाता है इलेक्ट, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन ऐसे नहीं कि लोग उनको वोट डालते हैं, जो वोट डालते हैं वो डालते हैं मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, जो असेंबली के जो मेंबर होते हैं वही क्या करते हैं, उनको यहाँ पे वोट डालते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो स्पीकर हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या हुई, पहले वोटिंग हुई, फिर क्या किया गया, उनको इलेक्ट यहाँ पे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाउ ऑफ्टन इलेक्शन हेल्ड फॉर द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो अभी हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 172 या आर्टिकल 172, इसमें क्या प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल 172। दिस आर्टिकल प्रोवाइड द कंडीशंस फॉर द हिमाचल प्रदेश या एनी लेजिस्लेटिव असेंबली टर्म्स एंड कंडीशन, या आपके पास क्या टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें क्या कहा गया कि टेन्योर कितना होगा, 5 साल का। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आपके पास किसका, कि अगर गवर्नर क्या कर दे उसको, गवर्नर क्या कर दे उसको 5 साल से पहले डिमोलिश्ड ना कर दे। और ऐसे नहीं कि गवर्नर का आज मन हुआ तो आज उसको खत्म कर देगा, आफ्टर द कंसेंट ऑफ द सीएम। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर चाहेंगे तो उन्हीं के ही अप्रूवल के बाद क्या किया जाता है, गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिसॉल्व यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु कैन डिसॉल्व। ठीक है, बोल रहा है कि कौन डिसॉल्व कर सकता है हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं, बट आफ्टर द कंसल्टेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जिसी भी स्टेट में क्या करना है, आपने लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है तो वहां के चीफ मिनिस्टर गवर्नर के पास जाएंगे और एक अप्रूवल यहाँ पे मांगेंगे कि हमें क्या करना है, अपनी सरकार को यहाँ पे तोड़ना है। तो उसके बाद ही गवर्नर क्या कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। फिर देन उसके बाद क्या होंगे, इलेक्शन होंगे नए तरीके से। अब बोल रहा है कि इफ अ बिल इज रिजेक्टेड इन द असेंबली, अगर क्या हो जाए, अगर बिल रिजेक्टेड हो जाए तो होता क्या है, ठीक है, तो गोज द पार्लियामेंट में जाता है, क्या इज रिटर्न टू द गवर्नर, कैन बी रीइंट्रोड्यूस लेटर। ठीक है, और बिकॉज इनवैलिड परमानेंटली, ऐसा नहीं है कि अगर बिल को एक बार रिजेक्ट किया जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेटर। ठीक है, एक बार अगर रिजेक्ट हो गया तो उसमें कुछ क्या करके अमेंडमेंट करके यहाँ पे कुछ चीजें जो वहां पर अच्छी नहीं लग रही हैं तो उन चीजों को क्या करके रेक्टिफाई करके क्या कर सकते हैं, इनको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार अगर किसी बिल को मना कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि उस बिल को दोबारा हम इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा पार्लियामेंट में 129वें नंबर का 129 नंबर का जो बिल है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंश्योर दैट लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क इन डेमोक्रेटिक मैनर, कि किस तरीके से ये बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक मैनर या एक लोकतंत्र तरीके से काम कर रही है। तो देखो किस तरीके से बता सकते हैं, तो रेगुलर इलेक्शन। तो जैसे जैसे इलेक्शन होते चलेंगे उससे हमें लगता चलेगा पता कि नहीं, एक जो हमारे पास किसी भी सदन है, कोई भी सदन है, तो एक वेल पैटर्न तरीके से वो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो काम कर रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द लेजिस्लेटिव असेंबली इन्फ्लुएंस स्टेट गवर्नेंस, की लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है ना, स्टेट की गवर्नेंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। तो बाय इनेक्टिंग लॉ एंड अप्रूविंग बजट, ठीक है जी, बाय इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, बाय हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क तो नहीं हैंडल कर रही है, और बाय कंडक्टिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग भी नहीं तो करती है। तो बाय इनेक्टिंग लॉज एंड अप्रूव्स बजट और बाय इम्प्लीमेंटिंग गवर्नेंस पॉलिसी, तो इम्प्लीमेंट थोड़ा ना करती, इम्प्लीमेंट तो करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इनेक्टिंग लॉज, लॉ को इंट्रोड्यूस करती है, इनेक्ट करती है, एंड अप्रूविंग द बजट, और बजट को क्या करती है, अप्रूव यहाँ पे करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय इनेक्टिंग लॉज एंड अप्रूविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर इन अ रिलेशन टू द असेंबली। तो ये क्या करता है, अप्रूव और विद होल्ड कंसेंट फॉर द बिल, अपना जो कंसेंट है उसको यहाँ पर अप्रूव भी कर सकता है और यहाँ पे विद होल्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब फाइनल जो अथॉरिटी दी जाती है वो गवर्नर के ही द्वारा यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। देखो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करते हैं, ये हमने सारा का सारा लेजिस्लेटिव असेंबली से बातें समझी। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। देखो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है, वो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट जो बनता है वो बनता कब है, 1971 में। ठीक है, जब उसको क्या दिया गया था, एक स्टेट का दर्जा दिया गया था, और इसका जो एक्ट लाया गया था वो लाया गया था 1970 में। तो थ्रू दी हाई कोर्ट एक्ट 1917 इन हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश दी हाई कोर्ट इन 1971, 1971 में हाई कोर्ट को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और हाई कोर्ट है कहाँ पर, तो हाई कोर्ट भी कहाँ पर है, शिमला में। अब इस हाई कोर्ट की प्रोसीजिंग या स्ट्रक्चर है क्या, इसमें हाई कोर्ट में टोटल हमारे पास कितने जजेस हैं, 13 जजेस हैं टोटल।
इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, इंक्लूडिंग कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि स्टेट के यहाँ पर क्या है, चीफ जस्टिस भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 13 जजेस हैं और इन 13 जजेस में चीफ जस्टिस भी यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसकी बिल्डिंग है कहाँ पे, शिमला में। और इसका जो मेन फंक्शन है हाई कोर्ट का, इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है, आपके पास चेक करता है, ठीक है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होता है तो हाई कोर्ट उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्या ये भारत के संविधान की अवहेलना तो नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का क्या अधिनियम। तो ये इसका मेन फंक्शन जो है वो है क्या, देखो इसका जो मेन फंक्शन है वो है आपके पास, ठीक है, क्या करना, टू चेक द लॉज, ठीक है, टू चेक द लॉज, टू चेक द लॉज विच मेक बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि क्या ये भारत के संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है, कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ये बातें कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, या कानून जो पास हो रहा है वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। जैसे आप सभी को ही पता होगा, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 113 का एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है, ठीक है, ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है जो भारत के किसी भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, ब्रीच करे, तो उस लॉ को या उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, नलीफाई एंड वॉइड कर दिया जाएगा। नलीफाई कर दिया जाएगा मतलब उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का एक एग्जांपल है अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, अनुच्छेद 226 जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि कोई रिट पिटिशन यहाँ पर या रिट यहाँ पर तो नहीं जारी करनी है, ठीक है, या कोई कानून ऐसा जो भारत के संविधान के अगेंस्ट तो नहीं बना हुआ है। तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका अनुच्छेद 13, जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो या भारत के संविधान की अवहेलना हो तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, नलीफाई कर दिया जाएगा। जुडिशियल पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और ये सारी की सारा जो फंक्शन देखता है वो इसी के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। तो बोल रहा है कि व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टैब्लिश, तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो बना कब था, जनवरी 15 1971 में हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट यहाँ पे बनता है। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ अंडर विच एक्ट वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिशियली इस्टेब्लिश। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट जो बनता है 1970 के एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का बोल रहा है, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इस्टेब्लिश आफ्टर स्टेट क्रिएटेड, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट आप सभी को ही पता है, हिमाचल स्टेट हुड डे 25 जनवरी 1971 को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ऐसा कौन सा हमारे पास अनुच्छेद है जिसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना जरूरी है, मतलब हर एक कोर्ट में नहीं, ये प्रोसीडिंग दूसरे स्टेट की भी चल पड़ती है। हमारे पास टोटल 25 ही हाई कोर्ट है इंडिया में। तो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के अंडर यहाँ पर है। तो आर्टिकल यहाँ पे याद रख लेना 214। आर्टिकल 214 क्या करता है, प्रोवाइड दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। और आर्टिकल 124 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक मेंटेन करता है फेडरल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर अनुच्छेद 124 में कही हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आर्टिकल 214 226, तो हाई कोर्ट की रिट जारी कर सकता है। 32 जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 246 आप सभी को ही पता है कि 7 शेड्यूल के बारे में ये बताता है, ठीक है, कि किस तरीके से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पर डिफाइन होती है, क्या क्या किस किस की पावर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है एक्सरसाइज विच टाइप ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, कि कौन कौन सा हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इसके जो मेन, जो मैंने आपको बताया इसका मेन जो फंक्शन है वो है क्या, ये चेक करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स को कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। बट इसकी जो पावर है वो पावर है क्या, देखो एक पावर, तो पहली पावर क्या है, इसका रिट इशू कर सकता है
दूसरी पावर क्या है इसकी, इसकी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, अच्छी पावर है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, बहुत पावरफुल पावर है हाई कोर्ट की, मतलब किसी भी जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं, रिट पिटिशन की इनकी पावर है, ठीक है, मतलब रिट को जारी करने के पास इनकी पावर है। तीसरी और चौथी पावर है इनके पास एपिलेट एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस की, ठीक है। एपिलेट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस का मतलब क्या है हमारे पास, देखो कि ये क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं किसी मामले की। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस क्या हुआ, जैसे अगर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, पहले हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है, देन फिर अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग अगर वहां पे सुनवाई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर सुनी जाती है, मतलब डायरेक्ट केसेस आ जाते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में। और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस का क्या मतलब है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस का मतलब क्या है कि ये लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं, जैसे सेशनल कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि जो पर्टिकुलर जो आपके पास जो केस चल रहे हैं उसको या तो क्वैश कर दो या तो क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। और भी ये भी रिट के अंडर आता है, आई होप आपको सभी को भी पता है, प्रोविजन, ठीक है, जो हमारे पास एक रिट आती है प्रोविजन, तो उसी का यूज करके आपके पास ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस का भी यहाँ पे प्रॉफिट उठाते हैं। तो इनके पास जो दो पावर हैं सबसे बड़ी, तो एक है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस और एक हमारे पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की, साथ साथ में पीआईएल के मामले भी यहाँ पर ये सुन सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के मामले भी यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था मामला, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे याद रखनी है, इनकी जो मेन जो पावर है, ठीक है, फंक्शन तो मैंने आपको बता दी, इसकी पावर जो है ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस की, साथ साथ में हमने आपको बता दिया एक पीआईएल की पिटीशन सुन सकते हैं, आपके पास रिट की पिटीशन यहाँ पर रिट जारी कर सकते हैं। तो ये 3-4 पावर है किसकी, हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर विच आर्टिकल कैन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इशू रिट्स। तो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, ये किसी भी हाई कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है वो किसके अकॉर्डिंग कर सकता है, अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकता है। ये भी क्या है, एक हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की एक पावर है, ठीक है। चलो अब रिट की बात आ रही है तो मैं आपको रिट को बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। रिट देखो, रिट हमारे पास कितने टाइप की होती है, रिट 5 टाइप की रिट होती है। रिट का मतलब है आपके पास कि कोई भी प्रकार की अवहेलना हो तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं या एक्शन कौन लेगा, तो ये बातें डिफाइन करा जाता है कहाँ पे, रिट में। तो पहली रिट जो है वो है हमारे पास हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता क्या है आपके पास, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, या हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, जब कोई इलीगल डिटेंशन होती है तो उसके खिलाफ क्या की जाती है, हैबियस कॉर्पस यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है। तो याद रख लेना, अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट, यहाँ पर अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन के लिए हैबियस कॉर्पस का यूज किया जाता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। और ये रिट जारी कौन करते हैं, हाई कोर्ट जारी करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। और इस वी कमांड में क्या कहा गया, वी कमांड में क्या डिफाइन किया गया है कि देखो, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर आपके पास क्या ना करे, अपनी ड्यूटी मना करे या ड्यूटी करने से इनकार करे या वो एबल ना हो अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो वहां पर भी क्या होती है, रिट जारी यहाँ पर हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं, कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है। तो हाई कोर्ट या मतलब सुपीरियर जो कोर्ट होते हैं, ये जुडिशरी के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये पब्लिक ऑफिशियल को क्या की जाती हैं, ऑर्डर किए जाते हैं। पब्लिक ऑफिशियल मतलब सरकारी बंदा जो क्या होता है, फेल होता है अपनी परफॉर्म करने के लिए, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई हो तो ये फंडामेंटल राइट्स किसके ब्रीच हो तो ये होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सैरसरी, अभी न्यूज में भी है, ठीक है, यूएस का कुछ मामला है सैरसरी में, सैरसरी, क्रेडरियो, सैरसरी कुछ भी पढ़ लेते हैं, मेन इसको सैरसरी ही पढ़ते हैं। और इस सैरसरी का मतलब होता है क्या है, टू सर्टिफाइड। और इसमें क्या कहा जाता है, टू सर्टिफाइड को मतलब हाई कोर्ट क्या करते हैं, लोअर कोर्ट को क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट मांगते हैं। और इसका मतलब होता क्या है कि सर्टिफाइड करो कि क्या ये आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर बातें आ रही हैं, क्या मतलब ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि क्या करो कि क्या आपके अंडर ये ज्यूरिसडिक्शन में है या नहीं है। तो कोर्ट क्या करते हैं, हायर इन अथॉरिटी टू लोअर कोर्ट टू ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद और इटसेल्फ और क्वाश इन ऑर्डर इन द केस, की क्या आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ये बातें आ रही हैं। अगर ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं बातें आ रही हैं तो उसको क्या कर दो, आइदर द ट्रांसफर द केस और क्वैश द केस, या तो इसको केस को बंद कर दो या तो क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो मेरे को एक सर्टिफाइड करो कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं, किसी हाई कोर्ट के द्वारा किसी लोअर कोर्ट को यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि फॉरबिड, मना कर देना। और इसमें होता क्या है, प्रोहिबिशन किया जाता है या मना कर दिया जाता है इन्फीरियर कोर्ट के द्वारा फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट के द्वारा टू इन्फीरियर कोर्ट
फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीजर इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन या उसका मामला नहीं है तो उसको क्या कर दो, बंद कर दो केस को, ठीक है। तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हो प्रोसीडिंग को। देखो सरसरी में और इसमें प्रोहिबिशन में हल्का हल्का सा ही फर्क है। तो जो प्रोहिबिशन है ना, ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, याद रख लेना, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इंफीरियर कोर्ट क्या करते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं, ठीक है, मना कर देते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट, मना कर दो कि फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीजर इन द पर्टिकुलर केस, कि आप इस केस को आगे नहीं चलाओ, ठीक है। और उसके पहले जो हमने बात की सरसरी में, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर्टिफिकेशन का। तो इसमें सर्टिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और क्वैश देयर ऑर्डर इन अ केस, ठीक है। या तो इस केस को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, या आपने जो फैसला सुनाया हुआ है उसको क्या कर दो, क्वैश देयर ऑर्डर, या जो आपने जो फैसला सुनाया हुआ है ना उसको क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। तो ये कहा गया हमारे पास कहां पे, सरसरी में। और प्रोहिबिशन में तो बिल्कुल प्रोहिबिट कर देंगे, मना कर देंगे। और लास्ट हमारे पास बचा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता क्या है आपके पास, वाई बट अथॉरिटी ऑफ, कि जो आप जो काम कर रहे हो ना, किस अथॉरिटी से काम कर रहे हो। तो यहाँ पे अगेंस्ट द पब्लिक प्राइवेट पर्सन, मतलब कोई प्राइवेट पर्सन जो होता है उसके अगेंस्ट ही जारी की जाती है। व्हेन ही एज्यूम एन ऑफिस विच ही हैज नो राइट, तो मतलब जब उसके पास कोई राइट नहीं होता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को संभालने का, और अगर कोई प्राइवेट पर्सन यहाँ पर क्या कर दे, उस कॉन्सेप्ट को संभाल ले या उस सीट के आगे बैठ जाए, तो उसके अगेंस्ट क्या की जाती है, क्यू वारंटो का यूज किया जाता है। बाय बट और अथॉरिटी ऑफ द रिट ऑफ क्यू वारंटो इज इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इशूड की जाती है अगेंस्ट ए प्राइवेट पर्सन, किसके खिलाफ, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ। व्हेन ही एज्यूम एन ऑफिस ऑन विच ही हैज नो राइट, जब वो किसी ऐसे ऑफिस में बैठ जाते हैं जब उनके खिलाफ कोई राइट्स नहीं होते हैं, जब उनके पास कोई किसी भी प्रकार का राइट नहीं है, तो तब ये क्यू वारंटो का यूज किया जाता है किसी हाई कोर्ट के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो हम बात समझ रहे थे कि डायरेक्ट केस की सुनवाई हो सकती है रिट के साथ, तो बताओ फिर ये कहां पर है, तो मतलब क्या चीजें हैं। तो हेयर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट, तो ये तो हो गया अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, कि मेरे को क्या कर दो, नीचे से केस क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। इशूइंग रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ सकता है कि डायरेक्ट वो काम कर रहा है। इंटरप्रेटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। रिव्यूइंग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू तो कर ही नहीं सकते हैं, इसका डिसीजन यहाँ पर फाइनल होता है। तो इशू कर सकते हैं रिट और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आती है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हिमाचल प्रदेश प्राइमरी इन्वॉल्व। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या 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 आएगा, तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शंस हियरिंग अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के यहाँ पर कि नीचे वाला जो कोर्ट है उसको अगर क्या नहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या उसके डिसीजन के अगेंस्ट यहाँ पर बातें सुन सकता है, ठीक है जी। चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो जितने भी जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश के जस्ट आपके कंसल्टेंस के बाद ही क्या किया जाता है, इस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जा, मतलब इन चीफ जस्टिस को या जजेस को यहाँ पर अपॉइंट यहाँ पर किया जाता है किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो आपके पास होगा क्या कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर मत करके आ जाना, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द करंट सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो टोटल 13 जजेस हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा हमारे पास क्या है इस टाइम पे चीफ जस्टिस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की हैं। चलो नेक्स्ट, अभी रिसेंटली में ये अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, ठीक है, 1-2 महीने पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो ये जो हाई कोर्ट की ये जो हमारे पास 13 जजेस हैं इनको कौन डिटरमाइन करता है, तो याद रख लेना
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी स्टेट में कितने जजेस यहाँ पे होने चाहिए। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, मतलब ये पार्लियामेंट ही द्वारा किए जाते हैं, पार्लियामेंट के बाद ये प्रेसिडेंट बताते हैं। तो हाउ मेनी जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस करंटली फॉर्म द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो अभी हमने बात की कि कितने जजेस हैं, टोटल स्ट्रेंथ है हमारे पास 13 जजेस की टोटल स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग केसेस कैन द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हियर अंडर द इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कौन कौन से यहाँ पर क्या करते हैं, केसेस को सुन सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुन सकते हैं, स्टेट बजट को अप्रूवल करने का काम नहीं होता है, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट भी नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द लोअर कोर्ट, किसी भी प्रकार के जजेस जो होते हैं लोअर कोर्ट में, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले यहाँ पर क्या कर सकता है, हाई कोर्ट यहाँ पे सुन सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मामला है हमने कहाँ से लिया है, यूएस से ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है 1980 के अराउंड। और हिमाचल प्रदेश सॉरी इंडिया में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बनता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा 1976 में इंडिया में क्या किया जाता है, इसको अडॉप्ट या इंट्रोड्यूस किया जाता है। और फर्स्ट रिपोर्ट जो थी पीआईएल की इंडिया में वॉज क्या थी, हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1979। तो ये आपके पास पहली पीआईएल सुनी गई थी 1979 में। और 1976 में 1976 में जो यूएसए से हमने पीआईएल का मामला लिया था वो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इंश्योर लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं उनको इंश्योर किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। बट यहाँ पर क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अलाइन विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट, नहीं, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की जो प्रिंसिपल है ना, किसके प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल है इनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। किसी भी प्रकार का लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कानून ना बना दे जो भारत के संविधान की अवहेलना यहाँ पे करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट के 5 क्वेश्चन यहाँ पे बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोल डज हाई कोर्ट प्ले इन मैटर्स इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग क्या काम करता है हाई कोर्ट, तो देखो इट इनैक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे ही आपके पास इनैक्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करें, प्रोटेक्ट किया जाए। इट इंश्योर दैट स्टेट एक्शन डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि स्टेट एक्शंस डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही बात है। इट अबॉलिश लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि ये लॉज को क्या कर देते हैं, इट अबॉलिश कर देते हैं जो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट से होते नहीं, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। और इट रेफर फंडामेंटल राइट केसेस टू द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ठीक है। तो रोल डज हमारे पास हाई कोर्ट प्ले इन मैटर इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इनैक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। इनैक्ट करने का काम होता है या इंश्योर दैट स्टेट एक्शन डू नॉट वायलेट, इंश्योर करने का काम होता है कि स्टेट के जो एक्शंस होते हैं वो वायलेट ना करे इंडिया के संविधान को, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्ले की रोल, को कहाँ पर की रोल ये करता है, तो डिलीवरिंग जस्टिस इन द स्टेट, नॉर्मली सी बात है कि जस्टिस प्रोवाइड करेगा और मेंटेन द लॉज, ठीक है, ये और मेंटेन को क्या करेगा, लॉ को यहाँ पर मेंटेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, प्राइमरी फंक्शन इन द स्टेट जुडिशियल सिस्टम इज टू, ठीक है, तो क्या काम करता है, इसका प्राइमरी जो फंक्शन है, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिलीवर जस्टिस, ठीक है, नॉर्मली सी बात है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ द केसेस हैज सीन सिग्निफिकेंट इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन रीसेंट ईयर। तो क्या मामले आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो इन्वायरमेंट और लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। विच चैलेंजेस डज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट फेसेस, तो शॉर्टेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिक्लाइन इन नंबर केसेस, अच्छी बात है। वीकनिंग जुडिशियल पावर, ऐसा नहीं है। डिमिनिशिंग पब्लिक ट्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की हालत अभी इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही खराब चल रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन इंडिया फेडरल सिस्टम। इंडिया जो फेडरल सिस्टम है जिसमें कहा गया है
की जो पावर है वो डिफाइन की गई है सेंट्रल और स्टेट में, और क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया फॉलो करता है। लिटिल बिट पावर है ना हमारे पास, मोर देन पावर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ठीक है, सेंट्रल मतलब आपके पास क्या, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन इंडिया फेडरल सिस्टम? तो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की इंडिया के फेडरल सिस्टम में। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट किस तरीके से ये क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है? तो डायरेक्टली सुपरवाइज द यूनियन गवर्नमेंट, इट सर्व एज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द स्टेट लॉज एंड डिस्प्यूट, इट मेंटेन द, ठीक है ये देखो बी हो सकता है कि इट सर्व एज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द स्टेट लॉज एंड डिस्प्यूट। फाइनल अथॉरिटी तो नहीं होती है, फाइनल अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा दी जाती है। इट मेंटेन द फेडरल बैलेंस बाय रिजॉल्विंग स्टेट स्पेसिफिक लीगल इशू, ये आंसर बन सकता है। और इट लिमिट्स द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा। डायरेक्टली सुपरवाइज द यूनियन गवर्नमेंट, नहीं करता है। देखो सर्व एज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द स्टेट लॉज एंड डिस्प्यूट, देखो इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हुआ ही क्या कि देखो हाई कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, बट हाई कोर्ट में भी मामला नहीं सुलटा, तो हम कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यही बता रहा है कि इट मेंटेन करता है फेडरल बैलेंस, कैसे मेंटेन करता है, बाय रिजॉल्विंग स्टेट स्पेसिफिक लीगल इशू, कि लीगल इशू यहां पर क्या हो सकते हैं, सॉल्व यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक, एक आपका जो बेसिक नॉलेज होगा वो एक काफी अच्छा यहाँ पर इम्प्रूव हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।